हाय गुड मॉर्निंग जी भाई, क्या हाल चाल है। CSIR नेट 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? चलिए हम भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं आपके साथ। पार्ट 1 है आज। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, साथ में उनके सॉल्यूशन समझेंगे और उसके आसपास की इंफॉर्मेशन भी लेंगे। आज शुरू करने के लिए दिन भी बड़ा अच्छा है। आफ्टर ऑल भाई आज हो सकता है चंद्रयान 3 चांद पर उतर जाए और ये अपनी तरह का भारत का पहला सक्सेसफुल मिशन होगा। एक तरफ हम लोग चांद के बारे में जानना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तुम और मैं। लाइफ साइंस चाहो तो इसे टेक्स्ट बुक में ढूंढ लो, वर्ड्स काले काले, या फिर निकल पड़ो एक जर्नी पर। लाइफ साइंस की जर्नी में आपको मिलने वाले खूबसूरत नज़ारे, पेड़ पौधे, जानवर और जितनी भी चीज़ें आसपास मिलती हैं जिन्हें आप जिंदगी के रूप में जानते हो। जब आप इन्हें देखते हो तभी इनसे दोस्ती हो पाती है, और जब दोस्ती होगी तो फिर ऑफकोर्स एग्जाम में क्वेश्चन भी सिंपल दिखाई देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। एक क्वेश्चन जो आपके सामने है, आईडी नंबर 5। फ्यू ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स आर मेंशन्ड बिलो। सेंट्रोसोम है, पैरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, एंडोसोम। हम इनके फंक्शन के बारे में बात तो करते ही हैं सेल बायोलॉजी पढ़ते हुए, बट हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यहाँ इन ऑर्गेनल्स में से कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन के दौरान हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इनका ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है, कौन किसके साथ एसोसिएट है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं। जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि भाई मेम्ब्रेन के बिना कौन से ऑर्गेनल हैं, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, या फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और किन की मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड है या फिर उनका लेना देना आपस के अंदर है। तो क्वेश्चन सिंपल सा था। सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस ये दो ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ए और सी, मतलब आपके पास आईडी नंबर 19। क्वेश्चन सिंपल था, बट क्या सारे क्वेश्चन सिंपल आते हैं? अब इसी को देख लो ना। विच ऑफ द ऑप्शंस करेक्टली मैच द प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन विद द डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स दे कैरी। जब हम लोग डिफरेंट काइंड के जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं या फिर डीएनए रिपेयर भी पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो डीएनए से बाइंड करते हैं। और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भाई बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको भी तो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हाथ चाहिए ना, हाथ ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो सेम ऐसे ही प्रोटीन के पास भी एक डोमेन होता है या मोटिफ, जैसे कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स, या फिर जिंग फिंगर, हेलिक्स लूप हेलिक्स और ल्यूसिन जिपर। ये डिफरेंट काइंड के मोटिव्स, कहानियाँ खत्म नहीं होती कि बस यही हैं, और भी होते हैं डोमेन्स, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन है। तो इन्हीं मोटिव्स की हेल्प से डीएनए को बाइंड कर पाता है प्रोटीन। अब ये पूछा गया है कि भाई कौन सा मोटिव किसके पास मिलता है। ऑप्शन भी दे रखे हैं, या तो हमें सब पता होना चाहिए या हमें कुछ खास पता होना चाहिए। अब देखो ना, ये टेबल दे रखा है पूरा इसका। हेलिक्स टर्न हेलिक्स ये बैक्टीरियल रेगुलेटरी प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। अब नोटिस कीजिए, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक सिस्टम में मिलते हैं हमें। तो चलिए हम लोग अपना लक ट्राई करते हैं। अब चेक कीजिए ना कि इन सारे प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो भाई वो है क्रो, और क्रो की कहानी मिलनी है मुझे हेलिक्स टर्न हेलिक्स के साथ, यानी कि डी का 1। अब कितने ऑप्शन हैं जहां डी के सामने 1 लिखा हुआ है? केवल एक ही। तो आंसर तो हमारा यहीं भी करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी चाहो तो भाई इन चीज़ों को याद कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोबेबल टारगेट्स हैं एग्जाम में आने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 55, जहां अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखे हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा है कि फिगर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन प्रोफाइल का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीटेड बफर में। अब हमें यह बताना है कि कितना % ऑफ डीएनए अभी भी डीनेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने इसे कूल कर लिया। तो ग्राफ समझ लेते हैं। एब्जॉर्बेंस जब मुझे 1 मिल रही है तो इसका मतलब डीएनए कंप्लीट पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, और इस टाइम डीनेचर्ड कितना है? 0%। फिर उसके बाद हमने इसे टेम्परेचर देना शुरू किया और सारा का सारा डीएनए डीनेचर हो गया सिंगल स्ट्रैंड में, यानी कि यहाँ पर 100% है। अब वापस हमने डीएनए को कूल करना शुरू किया तो रीअनिलिंग हो गई, लेकिन पूरा का पूरा रीअनिल नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है वो ये है कि लगभग 1.10 से ऊपर की वैल्यू, यानी कि ऑब्जर्वेंस में जो फर्क है तकरीबन 0.12 के आसपास का है। 12 मान लीजिए, 13 मान लीजिए, कि इतना फ्रैक्शन ऑफ डीएनए अभी भी डीनेचर नहीं हुआ है। तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। तो अगर 100% मुझे यहाँ मिल रहा है 1.40 पे, तो सीधी सी बात है कि भाई 0.40 का मतलब होता है 100%। और अभी भी कितना हमारे पास है जो वापस लौट के नहीं आया, तो ये है 0.12। तो 0.12 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इसी हिसाब से
तो लगभग आपके पास आंसर आएगा समवेयर बिटवीन 25% के आसपास। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है मेरे पास लेस देन 25, 30 से 35, 75, 65 टू 70। तो हमारे पास आंसर सबसे प्रोबेबल जो आंसर दे रखा है वो ये दिया हुआ है, लेस देन 25%। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इस एब्जॉर्बेंस का जो डिफरेंस है इसको परसेंट से कोरिलेट किया है। जो 100% जब डी नेचर हो जाता है तो 0.40 एब्जॉर्बेंस मेरी बढ़ जाती है। तो 0.40 को मैंने 100% माना और यहाँ स्केल पर जो मार्क कर रखा है इसको मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये 0.12 या 13 के आसपास की वैल्यू होगी और कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 60 अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ट्रिगर्ड इन द लीवर बाय द हार्मोन एपिनेफ्रिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे स्टेप दे रखा है एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन, सेकंड मैसेंजर जनरेशन, एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेशन, और फिर पूछा हुआ है कि इनमें से कॉम्बिनेशन कौन सा बढ़िया है जो ऑर्डर डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शंस देख करके और क्वेश्चन देख के तो समझ में आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाली कहानी की। तो एफिनेफ्रिन आके बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ में। सबसे पहले वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, फिर ये जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एडिनाइलिल साइक्लेज को, और एडिनाइलिल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन सिंथेज को कंट्रोल करेगा ताकि अकॉर्डिंगली ग्लाइकोजन की पाथवे रेगुलेट हो सके। अब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा इस सारी कहानी के अंदर? सबसे पहला होना चाहिए एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, यानी कि ए। एक बार आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो वो एक्टिवेट करेगा डी स्टेप एडिनाइलिल साइक्लेज को, ये बनाएगा आपका सी मतलब सेकेंडरी मैसेंजर को, और फिर ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को यानी कि बी। तो सीरीज जो है वो है ए डी सी बी। ए डी सी बी आपके फर्स्ट ही ऑप्शन में रखी हुई है। पाथवेज याद करते हुए आपको सीरीज और हार्मोन्स कि कौन से हार्मोन किस पाथवे के हैं ये याद करने होंगे। अब जैसे हमने कहा था कि भाई लाइफ साइंस तो कलर से भरी पड़ी है। जहां अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे तब ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म और एसोसिएटेड अडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक को रखा गया है सामने, और फिर पूछा गया कि मैच करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। कोरल स्नेक है, क्रिस्टल जेली है, और साथ में अफ्रीकन लंगफिश भी है, मोनार्क बटरफ्लाई। कमाल ऑर्गेनिज्म है ये। जो हमारा कोरल स्नेक होता है ये खतरनाक स्नेक के जैसा दिखने की कोशिश करता है ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करें। इसे बोलते हैं हम लोग एपोसेमेटिक कलरेशन। सिमिलरली जेली फिश जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है। और ये जो फिश वाली बात थी ना, ये फिश बड़ी इंटरेस्टिंग है। लंग फिश पानी में तो रह लेगी, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो ये अपने आप को मिट्टी के अंदर घुसा लेती है और वहां जाकर के अपने चारों तरफ एक कुकून की तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती है, और इसके अंदर बिना पानी के भी लंग्स के थ्रू सांस लेकर के सर्वाइव करती है ड्राई पीरियड को। इंडीड लोग जब इसे निकालते हैं मिट्टी में से तो आप सोच नहीं सकते कि वहाँ से मछली निकलने वाली है। तो ये फिश अपने आप में एक स्पेशल है, और इस प्रोसेस को एस्टिवेशन बोलते हैं कि जब कोई इस तरह के ऑर्गेनिज्म लॉन्ग टर्म के लिए हाइबरनेशन में चले जाएं। और मोनार्क बटरफ्लाई के साथ तो मिमिक्री शुरुआत होती है। मिमिक्री की कहानी में मोनार्क बटरफ्लाई सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में जाने जाती है। तो अब मैच कर लीजिए सारी कहानी को। कोरल स्नेक्स को हम लेंगे एपोसेमेटिज्म को। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मिमिक्री का एग्जाम्पल है, तो इसके लिए मिमिक्री भी हो सकता है। क्रिस्टल जेली ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा। अफ्रीकन लंगफिश एस्टिवेशन, और अगेन मोनार्क बटरफ्लाई या तो मिमिक्री या एपोसेमेटिज्म, और उसके बेस पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ हमें टॉपिक्स के बारे में ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सब टाइप्स किस चीज़ के कैसे कैसे होते हैं। चलिए अब आते हैं एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास दो केमिकल कंपाउंड है एक्स और वाई। ये लेबोरेटरी में बनाया गया है, इनको म्यूटेजन के रूप में टेस्ट करना है, और अब हमने इनको टेस्ट किया है 5-ब्रोमो-यूरासिल के साथ EMS हाइड्रोक्सिलामीन और एक्रिडिन ऑरेंज, और ये पूछा गया है कि क्या उनके द्वारा किया गया म्यूटेशन रिवर्ट हो सकता है इन केमिकल से या नहीं। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, देखिए जैसे जहर को काटता है वाली कहानी है, तो कोई भी म्यूटेशन जिस तरह के म्यूटेशन को कॉज करता है, अगर वो सेम म्यूटेशन वापस हो जाए तभी वो रिवर्ट बैक हो सकता है। अब हमने म्यूटेशंस पढ़े हैं ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, डिलीशन, डुप्लीकेशन। तो मैं याद होगा कि 5-ब्रोमो-यूरासिल ये एक ऐसा केमिकल था जो कि
ट्रांजिशन कराने में हेल्प करता है। मतलब सपोज सी जी का पेयर है तो इस पेयर को वो टी ए में कन्वर्ट कर सकता है। पायरामिडिन की जगह पर पायरामिडिन और प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन चेंज हो गया, तब इसे बोलते हैं हम लोग कि यह है ट्रांजिशन म्यूटेशन। सेम ऐसे ही जो ईएमएस है, अल्कालाइटिंग एजेंट है, और ये अगर ग्वानिन को मॉडिफाई करके O6 इथाइल ग्वानिन बन जाए तो ये थायमिन से पेयर करना शुरू कर देता है। अब चेक कीजिए, ग्वानिन नॉर्मली भी किसी पायरामिडिन से पेयर कर रहा था और मॉडिफाइड होने के बाद भी वो पायरामिडिन से ही पेयर कर रहा है, तो ये भी एक ट्रांजिशन म्यूटेशन है। अब रही बात इंटरकलेटिंग एजेंट्स की, जैसे कि एक्रेडिन ऑरेंज, तो ये बड़े डैमेजेस करते हैं, मतलब जैसे कि डीएनए टूट गया या फिर एडिशन, इस तरह की चीज़ें। अब अगर कोई केमिकल डालने पर, म्यूटेशन डालने पर कोई म्यूटेशन रिवर्ट बैक हो सकता हो, तो बस ध्यान रखिए कि जिस तरह के म्यूटेशन ये केमिकल कर सकता है उसी तरह के म्यूटेशंस को वो रिवर्ट बैक भी करेगा। यानी कि 5-ब्रोमोयूरेसिल और ईएमएस ये केवल ट्रांजिशन टाइप के म्यूटेशन को ही रिवर्ट बैक कर पाएंगे, क्योंकि ये इसी तरह के म्यूटेशन कॉज करते हैं। और एक्रेडिन ऑरेंज जैसे मॉलिक्यूल ये लार्ज डिलीशन या डुप्लीकेशन को ही रिवर्ट बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी तरह के म्यूटेशन को ही कॉज करते हैं। अब यहाँ एक्स नाम का कंपाउंड का जो म्यूटेशन है वो ब्रोमोयूरेसिल और ईएमएस तो वापस रिवर्ट बैक कर पा रहे हैं, लेकिन एक्रेडिन ऑरेंज वगैरह नहीं। तो उसका मतलब क्या है? एक्स कंपाउंड एक सही मायने में ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज कर रहा है, और वाई कंपाउंड क्या कर रहा है? क्योंकि वो एक्रेडिन ऑरेंज के द्वारा रिवर्ट बैक हो रहा है, तो मतलब वाई जो है ये एडिशन डिलीशन करने वाला एक म्यूटेशन है। तो वाई प्रोड्यूस इंसर्शन या डिलीशन, ये बात ठीक हो सकती है। वाई सब्स्टिट्यूशन करेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। वाई ट्रांजिशन नहीं करने वाला, वाई डिलीशन कॉज कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्स तो ये काम नहीं कर रहा ना, तो एक्स इंसर्शन डिलीशन नहीं कर रहा। तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन सा बचा? केवल पहला वाला स्टेटमेंट, कंपाउंड एक्स प्रोड्यूस सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन दैट जनरेट सीजी टू टीए, मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन की, और कंपाउंड वाई जो है वो इंसर्शन डिलीशन कर रहा है। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, या फिर इसी के आसपास की इंफॉर्मेशन। तो डीएनए डैमेज रिपेयर ये तो है ही प्रोसेस, लेकिन जो म्यूटेशंस हैं उनकी बात भी हमें पता होनी चाहिए। चलिए कुछ नज़ारे देख लिया हमने बायोलॉजी के। आराम करो, खाओ पियो और अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाओ। हम लोग के साथ आप भी जुड़ करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। CSIR नेट, गेट, ICMR JRF, DBT, MSc एंट्रेंस, iFly ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर मजे कीजिए, चंद्रयान के लैंड करने का वेट कीजिए और इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं फिर जल्दी। बाय बाय।